नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। देख रहा है इंडिया, देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। सबसे पहले देख रहा है इंडिया में आप देखिए वाग्देवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एनडीटीवी देखिए भोजशाला से लंदन तक आपके लिए आज एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है। आपको एक्सक्लूसिव जानकारी हम देंगे वाग्देवी की उस प्रतिमा के बारे में जिसकी घर वापसी की बात अब हो रही है। लेकिन उससे पहले वो तस्वीरें आप देखिए जिनकी वजह से आज का दिन भोजशाला के लिए ऐतिहासिक बन गया है। मध्य प्रदेश की भोजशाला में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शंख, मंत्रोच्चार, बैंड बाजे और जयकारे के साथ साथ आज से भोजशाला परिसर में वाग्देवी की पूजा शुरू हो गई है। भोजशाला में ये सुबह जमाने बाद आई है। बैंड बाजे बज रहे हैं, हवन हो रहा है, मंत्रोच्चार गूंज रहा है। वाग्देवी की पूजा हो रही है और पहली बार स्थानीय लोग इस परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। एनडीटीवी का ही वो माइक है जो इस धार भोजशाला के अंदर सबसे पहले पहुंचा है। आज एएसआई के सबसे पहले नियमों की जब छूट मिली तो सबसे पहले हम हमारी माइक आईडी लेकर अंदर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं धार भोजशाला की, जहां अरसे बाद, सालों बाद जो है यहाँ पर ये भोजशाला में अग्नि प्रज्वलित की गई है। यह ढोल नगाड़े जो है वो आपको बजते हुए दिखाई देंगे। धार भोजशाला परिसर के अंदर जितने लोग हैं वो यहाँ आपको नजर आएंगे, क्योंकि अब हवन पूजन यहाँ पे शुरू हो चुका है। हवन कुंड, ये हवन कुंड में कई सालों बाद कुछ लोग हैं यहाँ के, मैं उनसे पूछता हूँ कितने सालों बाद ये हवन कुंड प्रज्वलित हुआ। बड़ा ही शुभ दिन है आज। माननीय कोर्ट के आदेश के बाद में 365 दिन हिंदू समाज यहाँ पर पूजन करेगा। और 750 सालों के बाद राजा भोज के समय जिन मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर हवन पूजन किया जाता था, आज 750 सालों बाद यहाँ पर पुनः वो मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दे रही है। कई सालों बाद यहाँ पर हवन कुंड हुआ है। आप देखेंगे ढोल मगारे, यहाँ पर शंख बज रहे हैं। हिंदू समाज अपनी माँ का जो मंदिर उन्हें प्राप्त हुआ है उसे बहुत दृढ़ संकल्पित था। कई कार्यकर्ताओं का संघर्ष और ऐसी कई यातनाएं इस आंदोलन ने झेली है। कई पीढ़ियों के बाद भोजशाला में मौका आया जब हवन का आयोजन हुआ। मुख्य यजमान गोपाल जी शर्मा समेत 5 दंपत्ति अनुष्ठान में शामिल हुए। ये सारा कुछ हाईकोर्ट के फैसले और एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए आदेश के बाद शुरू हुआ। एएसआई के आदेश में कहा गया है कि इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को देवी वाग्देवी का मंदिर माना है। भोजशाला प्राचीन समय में संस्कृत अध्ययन और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही है, जिसका संबंध राजा भोज के काल से माना जाता है। इसी के साथ एएसआई ने अपने आदेश में साल 2003 के उस पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें हिंदुओं के पूजा अधिकार सीमित कर दिए गए थे और मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति दी गई थी। नए आदेश के मुताबिक अब हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में पूजा और अध्ययन के लिए बिना रोक टोक प्रवेश मिलेगा। एएसआई के नए आदेश के बाद खुद धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और एसपी सचिन शर्मा भी भोजशाला में शुरू हुए पूजा अनुष्ठान में शामिल हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, धार भोजशाला के अंदर यह प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और जहां पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। 1034 में जब राजा भोज ने शारदा सदन का सरस्वती कंठाभरण का निर्माण किया, जब से अनवरत 300 वर्षों तक यहाँ पर अनुष्ठान होते रहे। संस्कृत की ऋचाएँ, वेदों की ऋचाएँ यहाँ पर गाई जाती रही। लेकिन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के विध्वंस के बाद इस स्थान अपवित्र हो गया है। उसके बाद कोई भी यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। आज यहाँ पर सैकड़ों सालों के तपस्या के बाद हिंदू समाज के शौर्य के बल पे आज दिन आया है। आज यहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना कर दी है, जो माँ की आत्मा है वो स्थापित कर दी है। अब सशरीर माँ लंदन से शीघ्र यहाँ आएगी। उसी के लिए अभी प्रारंभिक पूजा पाठ की जा रही है। हवन होगा, पूजा पाठ हो रही है और इसके पहले इस पूरे परिसर को गोमूत्र से और गंगा जल से पूरा पवित्रीकरण, इसका शुद्धिकरण किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर पूजा पाठ की गई है। इस बीच एएसआई ने यह भी साफ किया है कि भोजशाला के संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही सभी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी, यानी भोजशाला एक संरक्षित स्मारक बनी रहेगी।
यहाँ प्रवेश का समय, दूसरी गतिविधियां एएसआई और जिला प्रशासन मिलकर तय करेंगे। तो फैसले के बाद आप भोजशाला आए हैं, हाँ जी। आज पूजन भी किया। हाँ, बेसिकली कल जो माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना यहाँ एक निर्देश प्रसारित, पूजा अर्चना के लिए निर्देश प्रसारित किए हैं, उसकी सत्यार्थ में यहाँ पूजा अर्चना आज संपादित की जा रही है। क्या सर आगे जो नियम है वो किस तरीके से पालन कराए जाएंगे? जो भी नियम जो हैं अपने जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं और उसके अनुरूप जो है आगे कार्रवाई जाती है। पिछले 4-5 दिन से लगातार जो एरिया डोमिनेशन है, फ्लैग मार्च है, वो चल रहा है। फिक्स पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज हैं। जो संवेदनशील मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारी मौजूदगी है, और इसके अलावा जो धार्मिक स्थल और क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हम लोगों की मौजूदगी है। तो हम वापस से सभी से बातचीत करेंगे, समन्वय संपर्क करेंगे। 250 पन्ने का जो जजमेंट है, मुझे लगता है हो सकता है कुछ जो सीमित वर्ग है उन तक ना पहुँचा हो, तो उनको ये बताया जाएगा क्या कैसे कहाँ पर है, और फिर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अक्षरशः इन सभी नियमों का पालन हो। 11वीं सदी में वाग्देवी की जो प्रतिमा भोजशाला में स्थापित की गई थी, वो आजकल लंदन के एक म्यूजियम में। वाग्देवी की प्रतिमा कैसी है, इसका रंग और आकार किस तरह का है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची है ब्रिटिश म्यूजियम। राधिका अय्यर की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए, जो आपके लिए खास तौर पर हम लेकर आए। भारत के मध्य प्रदेश के धार से लेकर के यहाँ सीधे लंदन से मैं आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ला रही हूँ। एक तरफ भोजशाला और दूसरी तरफ लंदन के ग्रेट रसल स्ट्रीट का ब्रिटिश म्यूजियम। धार स्थित भोजशाला के इस म्यूजियम की हवाई दूरी 7,350 किलोमीटर है, लेकिन 11वीं सदी में भोजशाला में स्थापित वाग्देवी की प्रतिमा आखिर लंदन में किस हॉल में है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी जानकारी को इकट्ठा करने एनडीटीवी की टीम लंदन पहुंची। भारत के मध्य प्रदेश के धार से लेकर के यहाँ सीधे लंदन से मैं आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ला रही हूँ। एनडीटीवी की टीम यहाँ लंदन के एक म्यूजियम में पहुँच गई है, जहाँ पर मैंने वाग्देवी जो वहाँ की एक स्टैचू थी, एक प्रतिमा थी, उसकी ओरिजिनल मैंने यहाँ पर देखा है, और आपको एनडीटीवी ये फोटोग्राफ्स ला रहे हैं इस म्यूजियम से, जहाँ पे ओरिजिनल जो सबसे पुरानी और 11th सेंचुरी की जो स्टैचू है वाग्देवी की, वो यहाँ पे रखी गई है। लंदन के म्यूजियम में वाग्देवी की जो प्रतिमा रखी है, उसके बारे में एनडीटीवी के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है, जिसके मुताबिक इस प्रतिमा की ऊंचाई से लेकर वजन तक का खुलासा हुआ है। वाग्देवी की प्रतिमा की ऊंचाई तकरीबन 4 फीट है, और जहां तक वजन का सवाल है तो ये प्रतिमा करीब 250 किलो वजनी बताई जा रही है। इस प्रतिमा में सफेद रंग के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी नक्काशी 11वीं सदी के उस दौर को जिंदा करती है जब राजा भोज ने इसे भोजशाला में स्थापित किया था। राजा भोज का दौर बीतने के बाद फिर आया आक्रमण का दौर, जब भारत की पुण्य भूमि पर आक्रांताओं के हमले हुए, और सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हिंदुस्तान के मंदिरों को मलबे में तब्दील करने का दौर शुरू किया, और देखते ही देखते हमारी विरासत बदलने लगी, मूर्तियां खंडित होने लगी, और वाग्देवी का इतिहास दब गया खामोशी में। सन 1875 में जब अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, तो वाग्देवी की ये मूर्ति दोबारा उनकी नजरों में चढ़ गई, लेकिन इस बार मिलना और लंदन में पहुंचने की स्क्रिप्ट भी साथ में लिखी जाने लगी। सन 1880 में एक अंग्रेज अधिकारी वाग्देवी की इसी मूर्ति को अपने साथ लंदन ले गया, और तब से ये प्रतिमा भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक म्यूजियम की शोकेस बनकर रह गई है। इंडिया से भी मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1880 में ये प्रतिमा यहाँ पर लाई गई थी, और बहुत अच्छे रूप से इस प्रतिमा को रखी गई है। मैंने इसका एक फ़ोटो लिया हुआ है ताकि मैं आपको डिस्क्राइब करूँ कि मैंने क्या देखा, और इस ओरिजिनल मूर्ति के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये वाइट मार्बल से बनी है, करीब 4 फीट की ऊंचाई है इस प्रतिमा की, और 250 किलो तक का इसका वजन हो सकता है। मैंने इंस्क्रिप्शन भी देखा था संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है
उस स्क्रिप्ट में इस स्टैचू यानी प्रतिमा के ऊपर कुछ कार्विंग्स हैं जो हाई रिलीफ की कार्विंग होती है, उस किस्म का, उस फॉर्मेट का एक कार्विंग है। वाक देवी जो है, माना जाता है हिंदू पुराणों से कि ये सरस्वती देवी की एक सरस्वती देवी के कई नाम होते हैं और वाक देवी उनका एक नाम है। कई नाम जैसे कि ब्राह्मणी यानी ब्रह्मा की शक्ति, ब्रह्मी यानी कि विज्ञान की देवी, और उनका और एक नाम है वाक देवी यानी कि वाक्य की देवी। और इनके जो है 4 हाथ हैं, उनमें से 2 टूटी हुई हैं। हो सकता है कि एक वीणा उनके हाथ में था और वो अभी है नहीं। और इस मूर्ति में मैंने ये भी देखा कि इंस्क्रिप्शन के अलावा, देवनागरी की जो टेक्स्ट और स्क्रिप्ट होती है उसके अलावा इनके 2 जो हाथ बचे हैं, उनके 2 हाथों में एक प्लांट जैसा कुछ मैंने देखा। लेकिन अब कहानी बदल रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रतिमा को भारत वापस लाया जाए। एनडीटीवी की मुहिम के दौरान हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से यही सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम सब कोशिश करेंगे, हमारी भारत सरकार के माध्यम से बात चल रही है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके मिनिस्टर माननीय गजेंद्र शेखावत जी से मेरी बात चल रही है और हम उम्मीद करेंगे इसका जल्दी निराकरण आएगा। माना जा रहा है कि अगर भारत सरकार आधिकारिक पहल करती है तो वाक देवी की घर वापसी संभव है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के संबंध बहुत अच्छे हैं और पहले भी कई बार भारत में लंदन के तमाम म्यूजियम से कई मूर्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों की वापसी भी हुई है। सारे विश्व में ब्रिटेन को ऐसे माना जाता है कि उन्होंने दुनिया भर से जितने भी आर्टिफैक्ट्स बहुत लोग एक्यूज करते हैं कि चोरी की गई हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छे रूप से रखा गया है और हज़ारों लोग एक दिन में यहाँ आते हैं इस मूर्तियों को देखने के लिए। यहाँ पर 8 मिलियन से ज़्यादा ऐसे मूर्ति हैं और अगर भारत की सरकार पहले जैसे सक्सेसफुल हुई इस मूर्ति को इंडिया ले जाने में, तो प्रोसीजर ये है कि वो कोर्ट ऑर्डर के साथ वो यूके गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे। डिप्लोमेटिक जो उनकी बायलैटरल रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है और 2022 में ग्लासगो के म्यूजियम से 6 ऐसे आर्टिफैक्ट्स के पीसेस थे जो बहुत फेमसली इंडिया वापस गए थे। उसी प्रकार वाक देवी की यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रतिमा है वो भी इंडिया ले जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, लखनऊ से कोलकाता तक बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण पर ये कार्रवाई हो रही है और यूपी से बंगाल तक इसकी ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह से ये एक्शन यहाँ पर लिए गए हैं। एक तस्वीर यूपी की राजधानी की है, लखनऊ की, दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। दोनों ही जगह पर बुलडोजर गड़ जाए और पिछले कुछ दिनों में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बताई जा रही है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती यहां पर रही। नगर निगम ने यह कार्रवाई यहां पर की है और यह कार्रवाई जिला कोर्ट के आसपास वकीलों के चैम्बर और दुकानों पर की गई है। इस दौरान जमकर हंगामा भी कटा। पुलिस और वकीलों में झड़प भी देखने को मिली। रविवार सुबह लखनऊ के जिला कोर्ट के बाहर बवाल मच गया। यहाँ मौजूद अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए नगर निगम के बुलडोजर पहुंच गए। बुलडोजर चलने लगे और इसकी जद में थे वकीलों के वो चैम्बर जो अवैध बताए जा रहे हैं, साथ ही वो दुकानें जो गैर कानूनी तरीके से बनी थी। कोर्ट परिसर में बुलडोजर की कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। एक तरफ बुलडोजर अपना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब मुस्तैद पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे जिन्होंने अपने सिक्योरिटी गियर्स पहन रखे हैं, शील्ड्स ले रखी है, हाथों में लाठियां हैं, हेलमेट लगा रखी है। कुछ देर पहले वकीलों के संग झड़प की तस्वीर रही। सैकड़ों पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद हैं। बुलडोजर चलने लगा तो वकील प्रदर्शन करने लगे। पुलिस और नगर निगम टीम से झड़प जैसी होने लगी। सैकड़ों की संख्या में वकील जुट गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो वकीलों और दुकानदारों से तीखी नोकझोंक हो गई। हमें कोई नोटिस मिली ना कोई निशान हमारे नंबर पे लगा है। मुझे नोटिस माननीय उच्च न्यायालय ने जिनके लिए आदेश दिया वो चैम्बर नहीं टूटे और हमारे में कोई निशान न चिन्हित न कुछ
ना हाई कोर्ट ने हमारे लिए कोई आदेश दिया है। जहां कार्रवाई होनी थी वहां वकीलों की ओर से सुंदरकांड का आयोजन किया जाने लगा, लेकिन कार्रवाई रुकी नहीं। टेंट हटाया गया और बुलडोजर चलाया गया। सुंदरकांड का है, शनिवार का दिन था, जेठ का दिन चल रहा है, इसलिए ये सब कराया जा रहा था। अब ये जो है क्या कहते हैं, ये नगर निगम की जबरदस्ती है कि इन्होंने जो है हम लोगों के जो पुराने चैम्बर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। जिसका ये आप लोगों ने सुंदरकांड ये कार्रवाई के विरोध में ही किया था सर? नहीं, अरे ये तो जेठ मंगल चल रहा है। अब ये जेठ मंगल और जेठ शनिवार को फाइनल में हटाना पड़ रहा है, तस्वीरें दिख रही है। तो अब ये जबरदस्ती का कार्यक्रम है तो क्या किया जाए। आपको बता दें कि ये कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। बुलडोजर एक्शन जिला कोर्ट के आसपास चैम्बर और दुकानों पर हुआ। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य भवन और कचहरी के आसपास बने वकीलों के अवैध चैम्बर तोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए थे। जो एक तरीके से चैम्बर है, आप देखेंगे ये सामान्यतः ईंट पत्थर के बड़े निर्माण हैं, पर ये स्टील का बनाया हुआ, लोहे का बनाया हुआ एक चैम्बर है, जिसे आप देखिए किस तरीके से निस्तनाबूद करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बुलडोजर निस्तनाबूद कराने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे रास्ते में ऐसे चैम्बर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते काफी जाम की भी स्थिति रहती थी, ये भी शिकायत रही और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट में ये पूरा मामला गया। कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए और एक्शन जो है वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वकीलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सब कुछ खास लोगों की मिलीभगत के कारण हो रहा है। वकीलों का आरोप है कि 72 चैम्बरों की पहचान की गई थी जिन्हें हाईकोर्ट ने गिराने का आदेश दिया था, लेकिन उन लोगों के चैम्बर भी गिरा दिए गए जिनके नाम पर गिराने का आदेश नहीं था। ये सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की मिलीभगत से सब हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी वो समाप्त की जा रही है। पहले उनको बैठने की व्यवस्था देते, तब चैम्बर तोड़ते या उनको हटाते तो सही था, लेकिन उनको घर से चैम्बर से बेघर कर दिया। कार्रवाई को जो है हम कार्रवाई को आर्बिट्रेरी माने क्योंकि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न दिया जाता तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, तब कार्रवाई करना चाहिए था। अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, रामायण को उठा के फेंका जा रहा है, प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है और बार बार जगह जगह लाठीचार्ज हो रहा है। एक आदेश की आड़ में पुलिस प्रशासन कई ढेर सारे अन्याय कर रहा है अधिवक्ताओं के साथ। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने 12 मई को ही इन अवैध ढांचों पर लाल निशान यानी क्रॉस मार्क लगाकर 16 मई तक हटाने का अल्टीमेटम दिया था। रविवार को कोर्ट की छुट्टी होती है और भीड़ कम होती है, इसलिए प्रशासन ने इस दिन को अतिक्रमण मुक्त अभियान के लिए चुना। इस जगह से हटाने का सिलसिला बुलडोजर के जरिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो डेस्क दिखाई देगी, वो चेयर्स दिखाई देंगी, वो फर्नीचर दिखाई देगा जिस पर वकील बैठते थे। वकील के पास जो कोर्ट में अपनी जिरह के लिए लोग आते थे वो लोग बैठा करते थे। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर वकील अपने उठने बैठने का काम करते थे और यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद मलबे को हटाने का सिलसिला जारी है। प्रशासन का कहना है कि सड़क, फुटपाथ, नाले और नालियों पर कब्जा कर कई जगहों पर वकीलों के चैम्बर और फोटोकॉपी की दुकानें बना ली गई थी। इससे आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने खुद ही अपने कब्जे हटा लिए, लेकिन बड़ी संख्या में अब भी निर्माण बने हुए थे। लेकिन रविवार को ही बुलडोजर कार्रवाई से लखनऊ के वकील बेहद नाराज हैं। लखनऊ से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यहां पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस तूफान की ओर इशारा किया है। जल्द लौटते हैं, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए किरदार सामने आ रहे हैं। इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने इस जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। अब सीबीआई के रडार पर बच्चों के अभिभावक भी आ गए हैं। सीबीआई लगातार अब उन परिवारों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने लाखों रुपए देकर ये पेपर खरीदे जो लीक करके बेचे गए। नीट पेपर लीक, हर दिन नए खुलासे। नासिक से नांदेड़ तक एक्शन।
नीट मामले में अब अभिभावकों पर शिकंजा। नीट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई का शिकंजा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नासिक से लेकर नांदेड़ तक एक्शन जारी है और अब सीबीआई के रडार पर बच्चों के माता पिता भी आ गए हैं। सीबीआई ने नांदेड़ में 10 लाख में पेपर खरीदने वाले एक परिवार से पूछताछ की। नांदेड़ के विद्युत नगर इलाके में कदम परिवार के फ्लैट पर ये छापेमारी की गई। जांच एजेंसी को शक है कि कदम ने अपनी बेटी के लिए 10 लाख रुपए देकर नीट का पेपर खरीदा था। इसके साथ ही सीबीआई ने मुख्य आरोपी शुभम खैरनार के नासिक के ऑफिस पर छापेमारी की। यहां से सीबीआई ने मोबाइल, लैपटॉप और बैंक पासबुक और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच एजेंसी अब शुभम के संपर्क में रहे छात्रों, अभिभावकों और एजेंटों की जानकारी जुटाने में लगी है। सीबीआई शुभम के चैट, कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल और टेलीग्राम संदेश की भी सीबीआई जांच कर रही है। इसके बाद जांच एजेंसी को अलग अलग राज्यों के बीच हुए संदिग्ध लेन देन और पैसों के ट्रांसफर की भी जानकारी मिल रही है। ये भी सामने आया है कि आरोपी शुभम खैरनार के नासिक में कनाडा कॉर्नर स्थित कार्यालय और सुचेता नगर के फ्लैट पर संदिग्ध छात्रों और अभिभावकों का आना जाना बढ़ गया है। वित्तीय लेन देन के शक में सीबीआई द्वारा कुछ छात्रों और अभिभावकों से पूछताछ भी की जा रही है। इसी कड़ी में नांदेड़ जिले में सीबीआई ने अब तक कई कोचिंग क्लासेस और निजी लोगों से पूछताछ की है। वहीं मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिवाल का दाखिला भी अब संदेह के घेरे में आ गया है, क्योंकि प्रगति अचानक दौसा मेडिकल कॉलेज से लापता हो गई है। मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति दौसा मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, लेकिन फिलहाल वो अपनी क्लास और हॉस्टल छोड़कर अचानक लापता हो गई। प्रगति के अचानक गायब होने के बाद सीबीआई की टीम बेहद अलर्ट मोड पर आ गई है। एजेंसी को संदेह है कि प्रगति और उसके बाकी भाई बहनों का दाखिला भी इसी पेपर लीक सिंडिकेट के जरिए फर्जी तरीके से हुआ था। इस मामले में अब एनटीए से जुड़े एक अधिकारी का नाम भी आ रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस दायरे में कई बड़े अधिकारियों के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल सीबीआई जांच में जुटी हुई है और हर कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नीट पेपर लीक मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मानधारे की भूमिका को लेकर बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। दोनों आरोपी एनटीए की पेपर वेटिंग टीम में शामिल थे, आप सोचिए, और इसी वजह से उनकी प्रश्न पत्र तक पहुंच हो सकी। और यह भी सामने आया कि पेपर प्रिंटिंग से पहले ही लीक हो गया था और उसके बाद फिर कैसे यह पूरा का पूरा नेटवर्क इनका फैला हुआ था, वो तमाम बातें खुलकर सामने आ रही हैं। एनटीए से दोनों सेट चुराए। फिर हुई खरीद फरोख्त। कुलकर्णी मनीषा मांधारे की भूमिका। नीट पेपर लीक में बड़े खुलासे। असिस्टेंट प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांधारे नीट पेपर लीक मामले में ये मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड हैं। दोनों को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया। पीवी कुलकर्णी एक रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर हैं और मनीषा मांधारे पुणे के शिवाजी नगर में मॉडर्न कॉलेज में सीनियर बॉटनी शिक्षिका हैं। इस मामले में एक अहम खुलासा ये हुआ है कि परीक्षा के लिए तैयार किए गए दोनों प्रश्न पत्र सेट प्रिंटिंग से पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लीक हो गए थे। पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांधारे की इस मामले में कितनी भूमिका है, ये भी जान लीजिए। ये दोनों ही पेपर तैयार करने वाली टीम का हिस्सा थे। हर साल नीट पेपर के 2 सेट तैयार होते हैं, जिनमें से एक सेट इस्तेमाल होता है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल ये फैसला करते हैं कि कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा सेट इमरजेंसी के लिए होता है। जिस क्वेश्चन बैंक की खरीद फरोख्त हुई उसे कुलकर्णी और मांधारे ने मिलकर तैयार किया था।
इसमें बायोलॉजी के 180 और केमिस्ट्री के 90 सवाल थे जो आधिकारिक सेट से लिए गए थे, जिस वजह से बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल मेल खाते पाए गए। ये दोनों ही एनटीए की पेपर वेटिंग टीम में शामिल थे। इन दोनों आरोपियों का काम सवालों की गहन जांच करना था। यही वजह है कि कुलकर्णी को केमिस्ट्री और मांधरे को बायोलॉजी पेपर के सवाल की जानकारी थी। अभी ये जो दो लोगों की जो अरेस्ट सीबीआई ने की है, ये महत्वपूर्ण एक और वजह से है क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं, ये ना कि बस एक्स प्रोफेसर या फिर एक्टिव प्रोफेसर है, बट इन दोनों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट के सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि सीबीआई अभी इस केस को ऐसी डायरेक्शन में लेके जा रही है जहाँ पे वो रूट कॉज सिस्टम के बाहर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर ही देख रही है। नीट पेपर लीक होने के बाद आरोपों के बाद सरकार ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान किया। अब ये परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। सीबीआई जांच में जुटी हुई है। फोन रिकॉर्डिंग से लेकर वित्तीय लेन देन तक सभी तहों की जांच की जा रही है और इस पूरी साजिश के पीछे के हर कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं दुनिया में मची हलचल की। पिछले कई दिनों से इस बात का डर छाया हुआ है कि कहीं पश्चिम एशिया में जंग फिर से तो नहीं छिड़ जाएगी, कहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग रुकी हुई है वो फिर से चालू तो नहीं हो जाएगी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि ये तूफान से पहले की शांति है। आखिर वो किस तूफान की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर कई तरह के कयास अब लग रहे हैं। चीन से लौटने के बाद ट्रंप फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गए हैं। फिर से सोशल मीडिया पर उसी तरह के पोस्ट आ रहे हैं जिनसे उनके अगले कदम के कयास लगने लगते हैं। उनका ये नया पोस्ट चर्चा में है। ये पोस्टर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर 16 मई को पोस्ट किया। इस पोस्टर में अंग्रेजी में लिखा है, इट वॉज द काम बिफोर स्टॉर्म, यानी ये शांति तूफान से पहले की थी। बाद में ये पोस्टर एक्स पर भी डाल दिया गया। ये पोस्टर एआई से बनाया गया है जिसमें समंदर दिख रहा है, ऊंची लहरें उठ रही हैं, बिजली कड़क रही है, कुछ समुद्री जंगी जहाज भी दिख रहे हैं। सबसे आगे ट्रंप एक जहाज पर खड़े दिख रहे हैं। उनके साथ ही अमेरिकी नेवी के एक बड़े अधिकारी खड़े दिख रहे हैं। ट्रंप ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, लाल रंग की कैप लगा रखी है जिस पर लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वहीं गौर से देखें तो ट्रंप जिस जहाज के पीछे खड़े हैं उसके पीछे कई छोटे बड़े जंगी जहाज दिख रहे हैं जिन पर ईरान का झंडा दिख रहा है। ये शांति तूफान से पहले की थी। पोस्टर पर लिखा ये वाक्य, समुद्र का सीन और ईरानी जहाज, ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं। कई बड़े सवाल हैं। क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर युद्ध छिड़ सकता है? क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच अभी सीज फायर चल रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी कोई शांति समझौता नहीं हुआ है। हॉर्मुज़ पर तनाव बरकरार है। ईरान के यूरेनियम को लेकर तनातनी जारी है। ट्रंप का ये पोस्ट ईरान के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिकी मीडिया में खबरें हैं कि ट्रंप ईरान पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। हाल ही में ट्रंप ने चीन का भी दौरा किया। माना जा रहा था कि इसके बाद कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर जल्दी शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय आएगा। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आए थे। वहां उन्होंने साफ कहा कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हॉर्मुज़ के लिए भी ईरान का रुख बेहद साफ है। ईरान का कहना है कि यह पूरी तरह से खुला है, लेकिन दुश्मन देशों का जहाज नहीं गुजर सकता। सवाल ये कि आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या कोई समाधान निकलेगा या फिर जंग के रूप में एक नया तूफान आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब ट्रंप के इस तूफान से पहले की शांति वाले पोस्ट के क्या मायने हैं तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लिए हम रुकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं।